नमस्कार। जैसे कि खबर आ रही है कि यूएस ने भाई ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं और सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद ये तो साबित हो गया कि यूएस ने कहीं ना कहीं अपनी धज्जियां जरूर उड़वाई हैं, लेकिन समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, इतने लंबे समय तक युद्ध चलने से पूरे विश्व पर क्या डैनोपो इफेक्ट हुए हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि एक न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया गया था, जिससे ये लग रहा था कि भैया रिसाव हुआ है यहाँ पर रेडिएशन का। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि क्या ये कारण है जिसकी वजह से यूएस ने अपने कदमों को पीछे खींचा, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी चीज पूरे वर्ल्ड में हो जाती है। पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को क्या करने लगती, प्रेशराइज करने लगती इन सारी चीजों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि भाई खamenei की डेथ हो गई थी, इजराइल ने यहाँ पर हमला किया और खamenei की डेथ हो गई। इसके बाद शासन और सत्ता संभालते हैं यहाँ पर मोज्तबा। जब खamenei थे एटलीस्ट वो बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद बीच बीच में जब बात नहीं हो पा रही थी या फिर चीजें नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही थी, तब वो हमले कर रहे थे। लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे और यूएस के बीच में या इजराइल के बीच में बातचीत करने का कोई स्कोप नहीं है। मोज्तबा कहते हैं कि भैया हम तो सिर्फ वॉर करेंगे, हम तो सीज फायर किसी भी कीमत पर करेंगे ही नहीं। इसके बाद आप देखते हो कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है ये पूरी तरीके से एग्रेसिव हो जाते हैं कि ठीक है, अगर आप हमले करेंगे तो हम भी आपके ऊपर हमले करेंगे। इसके बाद आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है, और ये बड़े बड़े दावा करते हैं यूएस की भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा देंगे, हम अपनी वहां पर नेवल फोर्सेस भेज रहे हैं, मदद भी मांगते हैं कई देशों से, लेकिन कुछ यहाँ पर काम आता नहीं है और धीरे धीरे इनकी पावर जो है वो कम होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। इस वॉर में डायरेक्टली ये पता चल रहा था कि यूएस बैकफुट पर आ रहा है। यूएस ने अपनी धज्जियां उड़वाई हैं, नो डाउट। इसी बीच आपको पता होगा खबर आती है कि यहाँ पर डेमोना जो न्यूक्लियर साइट है, इस पर ईरान हमला कर देता है और वहां से रेडिएशन का रिसाव देखने को मिलता है। अब रेडिएशन रिसाव के बाद अगर हम बात करें तो भाई इजराइल भी परेशान हो जाता है, और यही वो खबर है दैट ईरान स्ट्राइक नियर द इजराइल न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर as the Trump threatened attack on that. Now, अब देखिए, जब ये खबर आती है तो उसके बाद होता है क्या है कि काफी सारे लोगों की यहाँ पर जाने जाती हैं। इजराइल के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो बताते हैं कि भैया लगभग 180 लोग घायल हुए हैं, और जिनमें से कुछ की हालत तो इतनी ज्यादा गंभीर है कि पूछिए नहीं। हमले में दक्षिणी इजराइल के 2 शहरों पर किए गए थे, जो कि एक परमाणु सुविधा के पास स्थित था, और वहां से रेडिएशन के रिसाव की खबरें आ रही थी ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भैया यूएस और जो इजराइल हिट करते हैं ईरान को, तो कोऑर्डिनेशन जो अटैक है उसके थ्रू यहाँ पर ये किया गया था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाई सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन एक बार इस पूरी स्टोरी को समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे ये हमले एक बाय एक करके पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करते हैं, पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित होता है। कहानी की शुरुआत होती है भैया 28 फरवरी से, यहाँ पर जहां पर हमलों की शुरुआत होती है। एंड देखोगे ईरान में जहां पर ये पता चलता है कि 1144 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है, और जो इंजर्ड हुए हैं लगभग 18,551 लोग इंजर्ड हुए हैं, राइट, जिसमें से 200 हमारी महिलाएं हो जाती हैं, 168 बच्चे हो जाते हैं। जैसे ही इजराइल हमला करता है उसके बाद ईरान पूरी तरीके से कसम खा लेता है भैया मिडिल ईस्ट को तो मुझे तबाह करना है। उसके बाद हर एक कंट्री मिडिल ईस्ट की वहां पर हमले किए जाते हैं, चाहे जॉर्डन हो, चाहे आपका पैलेस्टाइन हो, चाहे साइप्रस हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, यूएस मिलिट्री हर जगह पर यहाँ पर हमले किए गए। यूएस के जहां जहां बेसिस थे वहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया यहाँ पर ईरान ने, यानी कि पूरी तरीके से ईरान पागल हो गया। इसी बीच खamenei के डेथ के बाद जब इजराइल हमले करता है तो इनके कुछ टॉप कमांडर्स, टॉप लीडर्स हैं, उनकी भी डेथ होती है। नो डाउट यहाँ पर जो लॉस है वो दोनों ही तरफ का हुआ। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि एक तरफ जहां पर ईरान में लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे, कह रहे थे हम तो खamenei की सत्ता से 40 साल बाद आज़ाद हुए, 47 साल बाद आज़ाद हुए, लेकिन जब यहाँ पर आपके लारिजानी का फ्यूनरल होता है तो आपको एकता देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग आते हैं, और इससे जो ईरान है उसका मनोबल बढ़ता है कि नहीं भाई हमारी जो देश की जनता है वो तो हमारे सपोर्ट में, और अब तो हम झुकने वाले नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा फैक्टर साबित होता है, ये सबसे बड़ा एक जीत का कारण बनता है ईरान के लिए। और फाइनली ईरान डटा रहता है कि भाई घुटने तो हम नहीं टेकने वाले हैं। ये जो युद्ध है, ये इस युद्ध की लपटें मिडिल ईस्ट को तो तबाह कर चुकी थी, लेकिन हमने कल ही डिस्कस किया था कि भारतीय महाद्वीप पर भी हमला किया जाता है यहाँ पर, और यूएस की जो मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया में, इसको टारगेट किया गया था। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। तो अब जब उसको समझ में आया कि मेरा इतना इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री बेस है उस तक को ईरान तबाह करने पर आ गया, और यही वो पॉइंट था जहां से आप देखोगे कि यूएस धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करते हैं। यूएस कहता है कि भाई हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीजें सॉल्व हो, हम चाहते
चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस इफेक्ट से थोड़ा सा बाहर निकल करके आए। 21 मार्च 2026 ईरान सेज यूएस एंड इजराइल अटैक नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो यहां पर 21 जो मार्च है यूएस और इजराइल के द्वारा अटैक किया जाता है किसके, ईरान का जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी अटैक था वहां पर, फैसिलिटी थी वहां पर। और इसी के जवाब में आप देखोगे तो जो डेमोना न्यूक्लियर साइट है इस पर ईरान ने हमला किया था। लेकिन जब ईरान हमला करता है तो उसके बाद तो सिनेरियो पूरी तरीके से बदल जाता है। अब देखिए यहां पर कहते हैं हमारे देश के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका कब्जा करने वाले ज़योनी शासन द्वारा किए गए आपराधिक हमलों के बाद आज सुबह नतांज समृद्धि परिसर जो है इसको निशाना हमने बनाया है। Now, इसके बाद देखोगे why US Navy the world most powerful can't secure a narrow 21 mile gap of Strait of Hormuz। जब इतना सब कुछ हो रहा था और छोटा से एक 21 माइल का गैप है, आप इतने पावरफुल हो, आप दावा करते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप इस 21 माइल के गैप को कवर नहीं कर पाए, आप इसको फ्री नहीं करवा पाए। आपने बड़े बड़े दावे किए कि हम इसको खोल देंगे, पूरी दुनिया को परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपके इस बेवकूफाना स्टेप की वजह से पूरा जो वर्ड है वो यहां पर त्राहिमाम करने को उतारू हो चुका था। लेकिन फाइनली अभी खबर आई कि भैया जो सीज फायर है वो इन्होंने ऐलान किया है। वेस्ट एशिया क्राइसिस प्रॉम्प्ट्स क्वेरीज फॉर इंडिया मेड रेडिएशन एक्सपोजर ड्रग्स। नाउ अब देखोगे क्योंकि रेडिएशन फैलने की खबर आई थी, इसके बाद इंडिया से यहां पर संपर्क करते हैं जो मिडिल ईस्ट देश है, पश्चिम एशियाई, तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहां पर भारत की एकमात्र दवा बनाने वाली कंपनी जिसे रेडिएशन विकिरण के बचाव की खास दवा बनाने की अनुमति है, इससे ये पूछते हैं कि क्या आपके पास, चंडीगढ़ की कंपनी है, इसका नाम है स्कॉट एडिल फार्मेसिया। इन्होंने बताया कि कई देशों की सरकारों ने उनसे संपर्क किया है कि क्या उनके पास जो सप्लाई है वो हो सकती है जो कि रेडिएशन से हमें बचा सके। तो इसका मतलब जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि अगर ये युद्ध और भी ज्यादा टेंस्ड होता है तो ये सिचुएशन आएगी, और इसीलिए इंडिया से कई सारे जो कंट्रीज है वो संपर्क कर रहे थे कि भैया हमें ये दवाई अगर अवेलेबल है तो हमें दे दे ताकि हमारे रेडिएशन से हम बच सकें। अब देखो ये जो रेडिएशन है कितना खतरनाक है ये आप सभी जानते हो। हिरोशिमा नागासाकी के जो दंश हैं अभी तक बने हुए हैं, लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं इसके बावजूद देशों ने अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाया है। कैसे, तो देखो यहाँ पर विच कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स इन 2026। रशिया के पास है 1949 में बनाया, यूएसए 1944, चाइना 1964, फ्रांस 1960, यूके 1952, इंडिया 1974, पाकिस्तान 1998, इजराइल का अच्छा यहां पर क्यों नहीं है, इसका रीजन ये कि इजराइल मानता ही नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। वो कहता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट पूरा वर्ल्ड जानता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, बस जानकारी नहीं है कि इन्होंने कब बनाए थे। एंड नॉर्थ कोरिया बनाता है 2006 में। तो ये वो कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हो जाते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में आप देखोगे कि यूएस की जो धज्जियां उड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में, अच्छा इनका इतिहास रहा है, यूएस का इतिहास रहा है अपनी धज्जियां उड़वाने को लेकर के। क्या क्या इतिहास रहा है ये भी हम बात करेंगे। सो ईरान आउटलाइंस कंडीशन टू एंड वॉर एंड डिमांड्स द कंप्लीट यूएस विड्रॉल फ्रॉम द रीजन। अब यहां पर शर्त कौन रखता है, ईरान की। देखो भैया युद्ध तुमने शुरू किया था ना, लेकिन खत्म हमारी शर्तों पर होगा। और इनकी क्या शर्तें थी, जब यूएस कहता है कि हम लोग सीज फायर कर लेते हैं, युद्ध को समाप्त कर देते हैं, तो यहां पर ईरान अपनी कुछ शर्तें रखता है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीज फायर हुआ है तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई किन बेसिस पर हुआ था, क्या ये वही शर्तें हैं या फिर कोई दूसरी शर्तें हैं। तो ईरान के द्वारा अभी जो कहा गया था वो ये है कि भैया हमें इस बात की गारंटी दो कि तुम दोबारा युद्ध नहीं करोगे। दूसरा, पश्चिम एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तुम बंद करोगे, ठीक है। तीसरा, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान को पूर्ण क्षतिपूर्ति आप दोगे, जितना भी यानी कि क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी, जो भी हमारे यहाँ पर आपने तबाह किया है वो सब आप पैसा हमें दोगे। अमेरिका और इजराइल सभी क्षेत्रीय युद्धों को समाप्त करके जिसमें ईरान समर्थित समूह है इसके खिलाफ चल रहे संघर्ष में शामिल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक नई कानूनी व्यवस्था लागू की जाएगी और जो भी आपके हॉस्टाइल या फिर विरोधी मीडिया है इनसे जुड़े तथ्यों को आप क्या करोगे, ईरान को सौंप दोगे। ये शर्त रखते हैं। और अभी जस्ट खबर आती है 6:02 पर आज ही कि भैया यहाँ पर ट्रम्प कांग्रेचुलेशंस बोलते नजर आए, अपने घुटने टेकते नजर आए ईरान के सामने और बोलते हैं कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली अग्रीड बाय द बिटवीन इजराइल एंड द ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड द टोटल सीज फायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स फ्रॉम नाउ। तो जब ये ट्वीट इन्होंने किया था ना 6 बजे, तो इन्होंने बोला 6 बजे से अभी 6 आवर जो आगे आएंगे अगले 6 घंटों में पूरी तरीके से सीज फायर हो जाएगा। इन्होंने बोला अभी हम प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं
लेकिन मामला यहाँ पर ये हो जाता है कि अब ये जो सीज फायर हुआ है, क्या ये जो हमने पीछे शर्तें पढ़ी हैं इसको मानते हुए हुआ है, या फिर कोई और चीज है, कोई और शर्तें रखी गई, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई उस पर हुआ है? क्योंकि अभी इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिसेंट के अभी ये टोटल न्यूज हो जाती है, तो जैसे ही और डेवलपमेंट्स होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कि ये समझिए कि इन्होंने ये जो इंसल्ट है पूरे वर्ल्ड में अपनी यूएस ने करवाई है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार करवाई है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इनका इतिहास है अपनी बेइज्जती करवाने का। पहले ये बिना सोचे समझे कहीं पर भी घुस जाते हैं, अपने आप को पावरफुल बताते हैं, अपने आप को सुपर पावर बताते हैं, और फिर उसके बाद जब इनकी धज्जियां उड़नी शुरू होती है ना, तब यहाँ पे से बैकफुट पर आते हैं। शुरुआत करेंगे वियतनाम से। वियतनाम वॉर हुआ था, बिना सोचे समझे ये वॉर में एंटर करते हैं, उसके बाद इनको ही अपने स्टेप पीछे लेने पड़ते हैं और वहां पर इन्हीं की ही हार होती है। इसके बाद सेम कंडीशन आप देखोगे अफगानिस्तान में। पहले तो ये बड़ा कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को बचाएंगे, वहां पर अपने मिलिट्री बेसिस या सारा कुछ बना करके रखा था। बाद में आप देखोगे तालिबान इनको खदेड़ देता है और खुद ही अपने आप ये पीछे हट जाते हैं। सेम ऑपरेशन सिंदूर आप देख लीजिए, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में चिल्ला चिल्ला करके बोला भैया मेरी वजह से युद्ध रुका था, लेकिन जब हमें सिचुएशन पता चलती है कि भाई अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आ रही हैं, कुछ ट्रंप के ही जो साथ में लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये तो झूठा आदमी है, इसकी बात पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इनके द्वारा युद्ध इन्होंने रुकाया था और हर युद्ध को रुकवाने के लिए इनको नोबेल प्राइज चाहिए। तो ये है महान आदमी, इनकी बातों पर हम नहीं जाएंगे। तो अब ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसका पूरे वर्ल्ड पर जो डोमिनो इफेक्ट है वो क्या पड़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे पड़ा है इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये डोमिनो इफेक्ट होता क्या है आखिर, ये देख लेते हैं। अब हम वर्ड के शुरुआत करते हैं यहाँ पर ताइवान से। हम सभी को पता है कि भैया एनर्जी क्राइसिस हुई, एलपीजी क्राइसिस हुई, ठीक है। अब ये ताइवान का हम यहाँ पर नाम क्यों ले रहे हैं तो ये भी जानेंगे, क्योंकि ताइवान जो है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सेमीकंडक्टर जो उद्योग है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ऊर्जा यानी कि बिजली और ईंधन पर इसकी काफी निर्भरता रहती है सेमीकंडक्टर्स की। इसीलिए अगर ताइवान में ऊर्जा संकट होता तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया को जो सप्लाई है वो कौन करता है भैया, यही करता है। अब इसमें समझिए कि ताइवान सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, ये दुनिया के लगभग 90% एडवांस चिप्स बनाती है और ताइवान की कुल बिजली का लगभग 8.9% क्या करती है, उपभोग करती है। अब हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर एलपीजी की क्राइसिस हुई थी और पूरा वर्ल्ड इसमें क्या कर रहा था, सफर कर रहा था, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था और मिडिल ईस्ट से ही हम क्या है मोस्टली कंट्रीज 20% जो एलपीजी वगैरह है ऑयल है वो वहां से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का 50 to 60% होता है, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्राइसिस थी। अब अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो ऑफकोर्स गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और हमारे पास क्या नहीं होंगी, क्योंकि बनती क्या है चिप्स से ही, तो चिप्स नहीं होंगी। इसके बाद आता है खाद्य सुरक्षा का सवाल, बिकॉज अभी हमने देखा कि भाई जो हमारी TMSQ है ये क्वाइटली रन कर रही थी मॉडर्न वर्ल्ड को, 90% ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस चिप्स यही प्रोवाइड करवाती थी। तो एक तो ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब भी हम लोग ये कहते हैं ना एडवांस चिप्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्या होती हैं एडवांस चिप्स। तो आमतौर पर उनका मतलब होता है कि उन चिप्स के जो बहुत छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बने होते हैं, जैसे कि 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर एंड 3 नैनोमीटर, जल्द ही 2 नैनोमीटर की भी चिप्स आ रही हैं। अब ये 7, 5, 3 और 2 क्या है, अगर 2 नैनोमीटर की बात करूंगी तो ये सबसे ज्यादा एडवांस होगी, सबसे ज्यादा अच्छी होगी, यानी कि जितने नैनोमीटर कम उतनी अच्छी चिप्स होती हैं। अब देखिए छोटा नैनोमीटर मतलब अधिक ट्रांजिस्टर इसमें होगा, बेहतर परफॉर्मेंस होगी और बिजली की खपत कम से कम हो पाएगी, यानी कि एनर्जी को हम सिक्योर कर पाएंगे। ये चिप्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, देखिए ये जो हम जिस इफेक्ट की बात करें वो कहाँ तक पहुँचता हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, हाई एंड स्मार्टफोन्स, डेटा सेंटर्स, एडवांस मोबाइल सिस्टम, अत्याधुनिक रक्षा तकनीकी में हमारे इस सभी जगहों पर इसका यूज हो रहा था। और सोचो एनर्जी जो सप्लाई है उसके रुकने से कितना बड़ा इफेक्ट इस मार्केट पर पड़ता अगर ये कुछ और दिन चल जाता। यहीं पे ये खत्म नहीं होता है, अब ये यहाँ पर ये इंडिया तक भी तो आएगा, बिकॉज आप देखो एनवीडिया, एप्पल, क्वालकॉम, मीडियाटेक, टेस्ला, सबका तो ये बना रहे थे, सबके लिए तो ये चिप्स क्रिएट कर रहे थे ना। दुनिया के लगभग 33% नाइट्रोजन उर्वरक जो फर्टिलाइजर है, हमें खबर देखने को मिलती है कि भैया इंडिया में भी फर्टिलाइजर की कमी हुई है। तो जो कच्चा माल है वो कहाँ से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक उस कृषि को सहारा देता है जो अरबों लोगों का पेट भरता है, यानी कि ये क्राइसिस शुरू होती गैस से और इसके बाद कहाँ पहुंची है, अब हमारे खाद्य सामग्री तक पहुंच जाती। आई हैव अ प्रूफ, देखो लो ऑन गैस, फर्टिलाइजर शॉर्टेज फियर्स अहेड ऑफ खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में जनरली हम चावल की भी खेती करी जाएगी, यानी कि चावल की उत्पादकता क्या हो जाती, कम हो जाती।
हम जो स्टोरेज कर पा रहे थे या फिर जो हम बेच पा रहे थे वो भी नहीं कर पाते, तो इसका इफेक्ट यहां तक पड़ता। डॉक्टर राकेश बंसल ने लिखते हैं कि लो ऑन गैस फर्टिलाइजर शॉर्टेज फियर्ड बिफोर खरीफ सीजन, इंडिया में सून हैव ट्रबल गेटिंग इनफ फर्टिलाइजर फॉर द फार्मर्स, द बिग रीजन दैट वी आर रनिंग लो ऑन द नेचुरल गैसेस एंड दिस इज द रियलिटी। कि भैया आप कितना भी कह लो कि यू हैव स्टॉक, लेकिन हमने ग्राउंड रियलिटी देखी कि लोग परेशान हैं, मुझे कुछ सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है भाई, ये ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपको बता रही हूं। अभी भी सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, एलपीजी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और उसके बाद ये फर्टिलाइजर की अगर कमी हो जाती तो सोचते आप इंडिया की सिचुएशन क्या होती। भारत पर तो और भी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता, और भी कंट्रीज में जो खाद्य सामग्री है उसका इरप्शन शुरू हो चुका था। जो ऑयल के प्राइस नहीं बढ़े इंडिया में, लेकिन फिर भी जो प्रीमियम ऑयल थे उसका प्राइस बढ़ा। अदर कंट्रीज के हाल देखिए तो और भी ज्यादा बद से बदतर हुए, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा है हमारी वो भी थ्रेटन होती इससे। नाउ हमने देखा कि मुंबई रेस्टोरेंट क्राइसिस, बहुत ज्यादा मैसिव कमर्शियल एलपीजी शॉर्टेज देखने को मिली, रेस्टोरेंट बंद करने की बात कही गई। तो ऑन ग्राउंड हम बात करेंगे तो हाँ भैया दिक्कत तो थी इसको लेकर के। साथ ही साथ वेस्ट एशिया टेंशन हिट सूरत, माइग्रेंट वर्कर लीव और ओवर एलपीजी शॉर्टेज। बहुत सारे ऐसे वर्कर जो ठेला वगैरह लगाते थे, काम करते थे, छोटे छोटे ठेला लगा करके गैस से अपना पूरी सब्जी ये सब बेचते थे, वो सभी अपने घर वापस लौट करके आए क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है। कहां से लेकर के आएंगे वो सिलेंडर, क्योंकि ब्लैक में सिलेंडर तो बंद हो गया था। तो एक जो एनर्जी क्राइसिस है, सोचो कितने सारे सेक्टर को हिट कर सकती है, लाइक न्यूक्लियर, कॉर्पोरेट, टेक्नोलॉजी, रिसाइकलिंग, पेट्रोल, केमिकल, ये सारा कुछ हमारा फॉसिल, कार्बन फ्यूल, ये सब कुछ इससे इरप्ट हो रहा था। एंड एनर्जी इतना बड़ा सोर्स है, पता चला पूरे वर्ल्ड को कि भैया अब तो हमें इसका कुछ अल्टरनेटिव निकालना ही पड़ेगा। और इसीलिए इंडिया क्या करता है, मीटिंग बुलाता है सीएसएस की। इसीलिए आपको पता चलेगा कि भैया जो सीसीएस की मीटिंग है वो मोदी जी बुलाते हैं कि हमें एनर्जी का सेकेंड सोर्स ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इससे प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा क्रिएट होने वाली है फ्यूचर में। तो अब इसका अल्टरनेटिव देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ यहां पर छोड़ करके जा रही हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है, क्या इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है? क्योंकि इंडिया से भी कहा गया था कि भैया आप ये सीज फायर करवा सकते हो। क्या इसमें जो न्यूक्लियर साइट है, जो रिसाव शुरू हुआ, तब समझ में आया कि नहीं ये तो बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, तू तो हो जाएगी। मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से प्रेशर डालने लगा था, किस पर? यूएस पर, क्योंकि भाई उनकी जो इकोनॉमी चलती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट है। वो तो ऑयल गैस ही एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है। अगर मैं दुबई की बात करूं, सेफेस्ट कंट्री माना जाता था, वहां पे टूरिज्म खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट के देश पूरी तरीके से मिलकर के यूएस को यहां पर कहते हैं कि भाई कुछ तो करो लेकिन इसको बंद करो तुम, क्योंकि इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। एक तो आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, आपने ट्रस्ट तो खो दिया है, हम आपके मिलिट्री बेसिस को अब यहाँ पर ऑपरेट भी नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही थी और इसी वजह से यूएस को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पीछे तो हटना पड़ा है, राइट। अब बात करते हैं, तो अमेरिका जो कहता है कि भैया हम बहुत बड़े सुपर पावर हैं, तो क्या वाकई अब ये अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा या है? एक्चुअल में तो पहले हम यही डिस्कस कर ले कि क्या ये अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि लगता तो नहीं है कि अगर सुपर पावर होता तो कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतने दिन तक बंद रहता, कैसे इनको घुटने टेकने पड़ते ईरान के आगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आपको बताना है कि भाई इस पूरे सिनेरियो में जो आपने देखा कि यूएस की क्या चीजें रही हैं, यूएस का क्या स्टैंड रहा है, यूएस की क्या इमेज रही है, क्योंकि इनको नाटो नेशन ने हेल्प देने के लिए मना कर दिया, इनको डेनमार्क ने भी आंख दिखा दी इसी बीच, इनको श्रीलंका ने भी अपने मिलिट्री बेस यूज करने से मना कर दिया। तो इससे पता चलता है कि ये जितना हुआ बनाते हैं ना कि हम बहुत बड़े सुपर पावर हैं, लेकिन ये कहीं भी सुपर पावर नहीं है और बेइज्जती जो इन्होंने करवा रखी है वो अपनी अलग करवा रखी है। तो आप किसको लेकर के क्या रहे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।